नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। जब से बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई है और पूरे देश में जातीय गणना की मांग शुरू हुई है, तब से राजनीति में एक नया दौर शुरू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है या दिखाई दे रही है। ये आशंका है कि एक बार फिर से देश में मंडल राजनीति का दूसरा दौर यानी सेकंड फेज शुरू हो सकता है, जो कि 1990 से शुरू हुआ था। फिर से मंडल की राजनीति गरमा सकती है, यानी कि ओबीसी की राजनीति फिर से देश में तेज हो सकती है। इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने सबसे पहले मांग की कि देश में जातीय गणना होनी चाहिए, यानी ओबीसी की संख्या कितनी है ये पता लगना चाहिए और बाकी सवर्ण जातियों की संख्या कितनी है ये भी पता लगना चाहिए। उन्होंने गणना करा भी दी, उसके परिणाम भी आ गए। ये बात अब देश में दूसरे दलों ने भी कहनी शुरू कर दी। विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी ये मांग की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आधार भी यादव वोट बैंक है और ओबीसी के नेता ही उसको चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी ये मांग करेगी। लेकिन इस राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ओबीसी राजनीति का, या ओबीसी का जो सेकंड फेज शुरू हो जा रहा है उसका, उसमें यह है कि कांग्रेस ने भी ये मांग कर दी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात राहुल गांधी ने भी कह दी। और कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके साथ ही पूरा जो INDIA गठबंधन है उसकी भी यही राय है। लेकिन क्या ये बात कहना कि देश में जातीय गणना होनी चाहिए वो कांग्रेस के लिए मुफीद होगी, या कांग्रेस के लिए भविष्य की राजनीति में लाभदायक होगी, या कांग्रेस ओबीसी नेताओं के या क्षेत्रीय नेताओं के जाल में फंस गए हैं और उन्होंने बगैर ये समीक्षा किए, बगैर ये परवाह किए कि ये वोट बैंक ओबीसी किसका है और कांग्रेस का वोट बैंक क्या था, इसको जाने समझे बगैर उन्होंने जातीय गणना की बात कर दी। आने वाले समय में अगर जातीय गणना या जातिवाद की राजनीति जोर पकड़ती है और ये मंडल राजनीति, जो कि 1990 से लेकर और 2000 के बीच बहुत राजनीति गरमाई रही, बहुत आंदोलन हुए, ध्रुवीकरण हुए, नए दल भी पैदा हुए ओबीसी राजनीति से। वही समय था जब समाजवादी पार्टी का उद्भव हुआ, वही समय था जब बिहार में लालू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ा। लेकिन जिस नेता ने मंडल कमीशन लागू किया या ये फैसला किया साहसिक, वो थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री वे सवर्ण थे, ठाकुर थे, क्षत्रिय थे। उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला, उनकी राजनीति ही खत्म हो गई। ये बात कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए। कांग्रेस जब अपने पुराने खोए हुए वोट बैंक को पाने की छटपटाहट में है और प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले तो उसे ये समझना चाहिए कि उसका वोट बैंक था क्या। ये निर्णय करने से पहले कि वो जाति गणना की बात करती या उन क्षेत्रीय नेताओं की, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव के जाल में फंसती, उससे पहले कांग्रेस को ये विचार कर लेना चाहिए था कि तुम्हारा वोट बैंक हमारा क्या वोट बैंक था। ये वोट बैंक था कांग्रेस का सर्वाधिक जो प्रबल वोट थे वो ब्राह्मण मतदाता थे। आज भी छिटपुट दूर दराज में इलाकों में और पुराने ब्राह्मण कांग्रेसी मानसिकता के हैं और कांग्रेस से सहानुभूति रखते हैं। कांग्रेस से उनका आत्मिक लगाव था। क्षत्रिय समाज भी एक समय लंबे समय तक लंबे समय तक कांग्रेस का मतदाता था। भूमिहार भी, पश्चिम में त्यागी भी, ये सब कांग्रेस में थे। और अनुसूचित जातियां एकजुट होकर कांग्रेस के साथ थी। लेकिन धीरे धीरे अनुसूचित जातियां कांग्रेस से दूर हो गई, जैसे जैसे राजनीति में
काशीराम का और मायावती जी का उद्भव हुआ, उनका प्रभाव पड़ा, बहुजन समाज पार्टी बनी, अनुसूचित जातियां कांग्रेस से दूर हो गई। लेकिन जो सवर्ण वर्ग था, ये फिर भी कांग्रेस के साथ रहा काफी समय तक। अब जब कांग्रेस भी जाति गणना की बात करने लगी, तो सवर्णों में एक आक्रोश है। ये जो जातीय गणना जिस तरह से बिहार में हुई है, और उसके बाद जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है, वो ये है कि अब जो अगली जातियां हैं, उन्हें अपने भविष्य के प्रति चिंता सता रही है, और उनको ये भी लग रहा है कि अब उनकी उपेक्षा होगी राजनीति में। भले ही वो अगले नेताओं ने, अगली जातियों के नेताओं ने, चाहे जयप्रकाश नारायण ने, चाहे गांधी जी ने, या किसी भी नेताओं ने देश में राजनीति को आगे बढ़ाया और सारे समाज की, सर्व समाज की एकता की बात की, जाति तोड़ो आंदोलन चलाए। लेकिन अब जो दौर आने वाला है जातीय गणना की बात करने के बाद, उसमें अब सवर्णों को चिंता होने लगी है। और अगर कांग्रेस इसी तरह इस मांग पर अड़ी रही, तो कांग्रेस को फिर ये भूल जाना चाहिए कि उसका वोट बैंक, जो सवर्ण वोट बैंक था, वो लौटकर उसके पास आएगा। ये अब नहीं आएगा उसके पास, क्योंकि कांग्रेस भी वही राग अलाप रही है जो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव कह रहे हैं। अगर जातीय गणना का या जातिवाद की राजनीति का लाभ मिलना ही होगा, तो वो अखिलेश यादव को मिलेगा, वो लालू यादव को मिलेगा, वो नीतीश कुमार को मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। उसी तरह से जैसे बीपी सिंह को नहीं मिला, बीपी सिंह को कोई लाभ नहीं मिला, वो तो राजनीति से उनका नाम ही अलग हो गया। उनका परिवार का एक भी सदस्य लोकसभा में नहीं पहुंच पाया उनके बाद, और सवर्ण समाज ने भी उनसे किनारा कर लिया। वही हाल कांग्रेस का हो, यानी कांग्रेस इन ओबीसी नेताओं के जाल में एक तरह से फंस गई है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पर या जातीय गणना पर मौन है। उसका स्टैंड साफ है कि वो जातिवाद पर राजनीति नहीं करेगी, और उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। ऐसे में जो भी सवर्ण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। ये बात भी सही है कि अधिकांश ओबीसी वोट भी आज की तारीख में भाजपा के पास है। अगर ओबीसी वोट का ग्राफ देखें तो 2009 में 20% ओबीसी ही भाजपा को मिल रहे थे या मिले थे, और अधिकांश दूसरे दलों पर, अन्य दलों पर थे, कुछ कांग्रेस पर भी थे। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी में भी सवर्णों को जोड़े रखते हुए ओबीसी में भी पैठ बना ली, और उसे 40% मत 2019 में मिले, और कांग्रेस घटकर 20 से भी नीचे आ गई। तो कांग्रेस के पास तो ना तो ओबीसी रहे और ना ही सवर्णों के आगे रहने की संभावना है। तो सर्वाधिक खतरा इस जातीय जनगणना की मांग का और जातिवाद की राजनीति का कांग्रेस के सामने ही है, और सर्वाधिक नुकसान भी कांग्रेस को ही होने वाला है। कांग्रेस के ये मंसूबे कि वो अपना पुराना खोया हुआ वैभव और पुराने खोए हुए वोट बैंक को वापस कर लेगी, ये जातीय गणना और जातिवाद की राजनीति करते ये संभव नहीं होगा। राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं, वो उनको भविष्य के सपने जरूर दिखा रहे हैं कि आप जाति गणना की बात करेंगे तो सारा ओबीसी कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। ये कतई भी संभव नहीं है। वो जुड़ेगा, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ेगा, वो लालू यादव के साथ जुड़ेगा, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ेगा। उनको फायदा मिलेगा, कांग्रेस को नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता और रणनीतिकार इस बात को समझें कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से जातीय जनगणना की मांग प्रभाव छोड़ेगी, और एक नए तरह का ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। मंडल कमीशन का जो ये दूसरा फेज है, ये कितना आक्रामक होगा, क्या रूप लेगा, ये 2024 के चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। देखते हैं क्या परिणाम आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।